नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव रात 10 बजे अपने सभी सुनने वाले साथियों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच कई सवालों के साथ उपस्थित हूं। दिन भर आज आपके कई महत्वपूर्ण सवाल हमारे पास आए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो प्रसंग था, जो टॉपिक था, वो आगरा के एक वैद्य जी हैं, वैद्य शक्ति तिवारी। इन्होंने एक टिप्पणी लिखी मेरे किस पोस्ट पर, मैं उसको नहीं पढ़ पाया, लेकिन हमारे एक साथी ने हमारे पास भेजा और इन्होंने उस टिप्पणी में लिखा कि आप अपने जूनियर डॉक्टरों को एक सीनियर बन के क्लास पढ़ाते हैं, तो मुझे आपसे जानने की उत्सुकता हुई कि आपने कितने गॉल ब्लैडर स्टोन निकाले हैं, और अगर आपने निकाले होंगे तो उनका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मुझे भेजिए, तो मैं भी जान लूं कि आप कितने बड़े उस्ताद हैं। इन्होंने ये भी कहा कि आगरा में बहुत से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक हैं और मैं अपने 25 सालों में मैं कोई भी गॉल ब्लैडर स्टोन नहीं निकाल पाया, और मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों के पास भी इसको रेफ़र किया, लेकिन वो भी इसमें असमर्थ रहे। शक्ति तिवारी जी, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हों या आप इसमें लाइन पर हों, तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी किसी रोग पर आधारित चिकित्सा पद्धति नहीं है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अंगों पर आधारित चिकित्सा पद्धति है, और ये चिकित्सा पद्धति पौधों में पाए जाने वाले प्राइमरी एंजाइम्स, जिनको हम एक्सट्रैक्ट के रूप में प्राप्त करते हैं, ये प्राइमरी एंजाइम्स हमारे बॉडी के सेल्स में जाके उनके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को मोटिवेट करते हैं एज ए कैटलिस्ट। क्योंकि दो तरह के एंजाइम्स पौधों में पाए जाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी एंजाइम्स को हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, सेकेंडरी एंजाइम्स को प्राप्त करने के लिए हमको कई विधियां अपनानी पड़ती हैं, और एंजाइम्स आज तक अभी कृत्रिम रूप से बनाने में सफलता नहीं मिली। हालांकि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने लैब में एंजाइम्स बनाए हैं, लेकिन अभी एंजाइम्स लैब में बनाए नहीं जा सके हैं। ये प्राकृतिक रूप से पौधों में पाए जाते हैं, और हमारे शरीर की जितनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, सोने से उठने से लेकर के रात सोने तक हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं, वो सब एंजाइम्स पर, और फिर जो शेष बचती हैं वो हमारे शरीर से निकलने वाले हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होती हैं। हम जब माँ के गर्भ में होते हैं तब भी हमारी सारी की सारी जो गतिविधियां हैं वो एंजाइम्स और हार्मोन से नियंत्रित होती हैं। शर्त इतनी होती है कि वो माँ के ब्लड सर्कुलेशन से इन्वॉल्व रहते हैं, और बच्चे के जन्म के बाद फिर उसके अपने एंजाइम्स और हार्मोन्स उसकी कोशिकाओं में सक्रिय हो जाते हैं। और एंजाइम्स का जो रोल होता है वो सिर्फ उनको एज ए कैटलिस्ट या एक उत्प्रेरक के रूप में उनको प्रेरित करने का काम करता है, वो किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इस कारण चाहे वो गॉल ब्लैडर स्टोन हो, या लीवर में स्टोन हो, या किडनी में स्टोन हो, यूरेथ्रा में हो, कहीं पर भी अगर स्टोन की बात आती है तो हमारे यहाँ स्टोन की कोई दवा नहीं है, स्टोन को निकालने की कोई दवा नहीं है। हमारे पास उन अंगों की औषधि है जिन अंगों में जाकर के एबनॉर्मलिटीज स्टोन के नाते उपस्थित होती है। हम जब उन अंगों की एक्टिविटी को एक्सक्रीट करते हैं, बढ़ाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारा स्टोन गलते हुए वहाँ से निकल करके बाहर आता है। अब आप कह रहे हैं कि आपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कराया होगा। मैं आपको बता दूं, जब आपने चर्चा ही कर दिया, हमारे तमाम साथी हमारे पास अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट, यूरिन रिपोर्ट भेजते हैं, तो मैं उनकी संतुष्टि के लिए उसको ओके करके, ओपन करके, खोल के पढ़ लेता हूं। लेकिन एज ए इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक फिजिशियन
वो रिपोर्ट हमारे लिए सिर्फ इतनी मदद कर सकते हैं कि हाँ, ये किसी लैब में टेस्ट किया गया है तो इसकी रिपोर्ट पर इस बात को माना जा सकता है कि इनके बॉडी में ये चीज़ बढ़ रही है, घट रही है, इसमें ये परसेंटेज है, इसमें ये है। लेकिन हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सा क्षेत्र में वो रिपोर्ट कोई भी मदद नहीं करते, सिर्फ एक फिजिशियन को इंडिकेट करते हैं कि आप ये जान लें। लेकिन हम रोगी की शिकायत को सुनते हुए, रोगी जो शिकायत अपने मुंह से बयां करता है, जो बताता है, उस शिकायत के आधार पे हम उसके अंगों को तलाशने का प्रयास करते हैं, उसके अंगों तक हम जाते हैं और अंग की औषधि उठा करके जब हम देते हैं तो उस अंग की गतिविधियों को हम नियंत्रित करते हैं। मान लीजिए गाल ब्लैडर स्टोन आपने चर्चा किया, गाल ब्लैडर में अगर स्टोन होगा तो ये जो गाल ब्लैडर की स्वाभाविक प्रक्रिया है कार्य करने की, वो बाधित होगी। अब गाल ब्लैडर में स्टोन होने से शरीर में जो लक्षण उत्पन्न होंगे उस लक्षण को रोगी महसूस करेगा और वो उसको अपने शब्दों में बयां करेगा। और जब उसके शब्दों में बयां हम उस शिकायत सुनेंगे तो हमारा तात्कालिक हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करेगा एज ए फिजिशियन, वो सीधे जाके गाल ब्लैडर पर टकरा जाएगा। रोगी शिकायत करेगा, अगर उसकी शिकायत हमें लगती है किडनी से है तो हम सीधे किडनी पर जाके टकरा जाएंगे। तो हम गाल ब्लैडर की मेडिसिन उठाते हैं, ना कि गाल ब्लैडर स्टोन गलाने की मेडिसिन उठाते हैं और इस कारण से हम आपको ये कह दें कि मैंने कितने रोगियों को ठीक किया या उसका मैं इतिहास दिखाऊं। आपने लिखा कि अगर आप दिखा दें तो मैं आपको मान जाऊं, तो आप मुझे मत मानिए भाई। हमारे देश के ये तमाम नामी गिरामी डॉक्टर हमारे जूनियर नहीं हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा, हमारी उम्र सिर्फ 58 साल है, लेकिन हमारे इस क्लास को अटेंड करने वाले 65 साल, 70 साल, 78 साल और 82 साल तक के लोग हैं। और मैं कहिए तो आपको उनके नाम और फ़ोन नंबर्स भी दे दूंगा, अगर आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करते, चूँकि आपने किसी पोस्ट पर लिखा है और हमारे एक साथी डॉक्टर अनूप बर्नवाल जी ने हमको ये पोस्ट आपकी रेफ़र की, तो बल्कि उन्होंने आपको लिखा भी कि आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करें। उन्होंने मेरा नंबर भी आपको सेंड किया, लेकिन आपने मुझको कॉल नहीं किया। चलिए, तो मुझे लगता है, और आपने लिखा कि आप 25 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी आप चिकित्सा क्षेत्र में कुछ भटके हुए हैं। आपको किसी अन्य चिकित्सा पद्धतियों की कार्यप्रणाली पर विश्वास नहीं। आपने एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक से तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मांगने का हिमाकत कर ली, लेकिन क्या अन्य चिकित्सा पद्धतियों में एलोपैथी के अलावा जो लोग ये दावा करते हैं कि मैंने स्टोन गला दिया, मैंने साइटिका ठीक कर दिया, मैंने पथरी किडनी की पथरी ठीक कर दी, मैंने आँख ठीक कर दिया, क्या आप उनसे भी इस तरह के सवाल कभी किए हैं 25 साल में? ज़रा करके देखिए, आपको करना चाहिए, क्योंकि आप एक चिकित्सा पद्धति पर शक की दृष्टि देख रहे हैं। आपने लिखा है कि बहुत से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों को मैंने रेफ़र किया, यानी आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों की और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान की अपने वैद्यकी के आगे बहुत हल्का और फीका महसूस कर रहे हैं। ये बात गलत है। हम लोग चिकित्सक हैं, हमें हर चिकित्सक के कार्यों का सम्मान करना चाहिए। चलिए, मैं आपसे एक वादा करता हूं कि आप अपना पेशेंट लेकर के कोई गाल ब्लैडर स्टोन का मेरे बस्ती, मेरी क्लिनिक पर आइए और मुझसे ट्रीटमेंट कराइए, और हर 15 दिन पे वो पेशेंट मेरे पास आना चाहिए, और मैं दावा करता हूं आपको कि मैं उस पेशेंट को ठीक करूंगा। बस इतने कह सकता हूं। बाकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाऊं मैंने कितने पेशेंट को ठीक किया, मैंने नहीं ठीक किया, या मेरे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथी जो आगरा में कार्य कर रहे हैं वो आपके पेशेंट को नहीं ठीक कर पाए, ये सब हवा की बातें हैं, इसका कोई तथ्य नहीं है। हमारे जितने साथी इस समय ऑनलाइन हैं और विभिन्न रोगों को ठीक करते हैं और बाद में कहते हैं सर आपके फार्मूले ने जादू का काम किया, ये लोग आपसे क्या झूठ बोलते हैं, या फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे क्या झूठ बोल के वाहवाही लेते हैं? हमारे तमाम साथी अपना विज्ञापन देते हैं, लिखते हैं मेरे यहाँ इस तरह का रोग ठीक किया जाता है, तो क्या वो वाहवाही लेते हैं? गलत बात है। आप अपने चिकित्सा कार्य के क्षेत्र में काम करिए, हम अपने चिकित्सा क्षेत्र के क्षेत्र में काम करते हैं। हमारे आपके रास्ते अलग अलग हैं, पद्धति कार्य एक है, रोगी की सेवा करना, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। और हम किसी भी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक को उसके कार्यों के प्रति चैलेंज नहीं कर सकते, और ये आदत अच्छी नहीं है। आप 25 वर्षों से कार्य कर रहे हो और मैं 36 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ, तो मैं आपसे सीनियर ही हूँ जहाँ तक मुझे लगता है। अब बाकी आपकी उम्र, हो सकता है आप मुझसे उम्र में सीनियर हो, तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। चलिए, इनकी बात हो गई। इन्हें हमारी चिकित्सा पद्धति पर थोड़ा सा कम विश्वास है। हमारे डॉक्टर कुदरत खान और योगेश्वर प्यारे जी ने आज सुबह सुबह लिखा था कि सर
आप हम लोगों के नाम ना पढ़ा करें, क्योंकि नाम पढ़ने में समय ज़्यादा ज़ाया होता है और हम आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपके क्लास का आनंद लेना चाहते हैं। नाम तो हम लोग अपने सामने भी देख रहे हैं और आप बाद में सबके कमेंट्स का जवाब भी देते हैं। तो मैं इनके इस बात से सहमत भी हूँ कि नाम लेने में और वेट करने में दिक्कतें आती हैं। ये डॉक्टर चंद्रशेखर शुक्ला जी लिख रहे हैं कि मैंने माउथ अल्सर की दवा आपसे पूछकर रोगी को दिया था और उसको बहुत अधिक लाभ है, इसके लिए आपका धन्यवाद। अब वैद्य शक्ति तिवारी जी कृपया इसको भी पढ़ें, हो सकता है इस पर भी उनको कोई संदेह हो। मिस्टर आरपी सैनी कह रहे हैं सर मैं आपको कल एक रिपोर्ट पोस्ट करूंगा जिसमें गाल ब्लैडर स्टोन रोगी की ईएच दवा से ठीक हुई है। देखिए हमारे आरपी सैनी जी इस समय लाइन पर हैं मथुरा से, और शक्ति तिवारी जी आपके लिए संदेश है कि वो आप, चूँकि वो हमारे जितने युवा चिकित्सक हैं वो अल्ट्रासाउंड और वो सब करा लेते हैं। हम लोग तो बहुत पुराने चिकित्सक, हम लोग तो सिर्फ बातों से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि रोगी की कंडीशन कहाँ तक है। फिर भी मन के संतोष के लिए रोगी अपना अल्ट्रासाउंड करा लेता है, हमारे पास रिपोर्ट ले आता है, हम उसको देख लेते हैं। हमारे साथी भी हमारे पास रिपोर्ट भेजते हैं, हम उसको देख लेते हैं। लेकिन हमारे सभी नए साथी अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं, MRI भी कराते हैं, CT स्कैन भी कराते हैं और वो रिपोर्टों को हमारे पास भेजते भी हैं। और देखिए हमारे साथी ने चैलेंज किया कि वो आपको रिपोर्ट भेज रहे हैं, यानी उन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से ठीक किया है और मथुरा आगरा की बहुत ज़्यादा दूरी भी नहीं है। तो आप चाहेंगे तो मैं आरपी सैनी जी का आपको फ़ोन नंबर भी दे दूँगा। अग्रणी जी, मोहम्मद अग्रणी जी पाकिस्तान से लिख रहे हैं नेटवर्क प्रॉब्लम। आपके पाकिस्तान में नेटवर्क प्रॉब्लम आती है, आप बाद में यूट्यूब पर सुन लिया करिए। हमारे दो साथियों ने हमारे बुक में एक फार्मूला BE के बाद FC+ और C7 छप गया था। मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारी बुक में चूँकि वो पहली रचना थी और हमारे पास समय की कमी थी, इस नाते कुछ टाइपिंग मिस्टेक, कुछ कंप्यूटर के सेटिंग में कुछ फिगर्स का इधर उधर होना और कुछ लाइनों में कुछ टिपिकल टाइपिंग मिस्टेक हो गई हैं। और वो जो टाइपिंग मिस्टेक हुई हैं उन मिस्टेक को आप स्वतः अपने ज्ञान से, आप इतने विद्वान चिकित्सक हैं कि अगर वहाँ पे B और B के बाद FC लिखा हुआ है और फिर C7 लिखा है तो FC आपके यहाँ कोई दवा नहीं है। वो FC वो प्लस मैंने लगाया था, चूँकि प्लस लंबा लगा दिया था तो कंप्यूटर टाइप करने वाले ने उसको यप समझ लिया। इस नाते वो गलती हुई है। मैं समझ रहा हूँ कि ये गलतियाँ कहाँ से क्यों हुई हैं, क्योंकि मेरे लिखने की जो फ्लो था उस फ्लो में वो मैंने जब प्लस लिखा तो वो थोड़ा सा लंबा हो गया ऊपर लाइनिंग में, तो उसने समझ लिया कि एफ है। इस नाते उसने प्लस को एफ लिख दिया है। आप कृपया उसको समझ लें, BE+C7 ये मेडिसिन है, वो ब्लाइंड पाइल्स के संदर्भ में मैंने लिखा था। डॉक्टर RS शुक्ला ये इलाहाबाद नैनी के हैं, इन्होंने प्रोस्टेट इनलार्जमेंट पर मुझसे दवा पूछी थी, मैंने दवा इनको लिखा भी है, इस पर चर्चा हम बाद में कर लेते हैं। यानी कि रज्जाक जी ने मस्से पर, फिस्टुला के मस्से पर और तमाम अन्य मस्सों पर दवा जानने की बात की है, हालांकि मैंने इस पर चर्चा की है लेकिन फिर भी कर लेंगे। पवन गौर जी ने चश्मा हटाने की बात की है कि चश्मा हटाने के लिए भी क्या हमारे पास कोई औषधि है। पवन गौर जी, हमारे यहाँ आँखों संबंधित सभी उलझनों के लिए, सभी शिकायतों के लिए यस12 है। अब चूँकि चश्मा या आँख के नेत्र में रेटिना की कार्यप्रणाली को एक निश्चित उम्र के बाद तो स्वाभाविक है कि हमको चश्मे की आवश्यकता पड़ती है। देखिए मैं एक बात टू बी वेरी फ्रैंक क्लियर कर दूं, हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में विनाशकारी औषधि कोई नहीं है, निर्माणकारी औषधि है। निर्माणकारी का तात्पर्य हम किसी अंग की कार्य क्षमता को बढ़ाते घटाते हैं, लेकिन आप ये कह दें कि हम दवा दे करके किसी का कान बहरा कर दें, किसी की आँख खराब कर दें, किसी का फेफड़ा खराब कर दें या हार्ट अटैक दा दें, यानी कोई एंटी रिएक्शन के लिए हमारे पास कोई औषधि नहीं है। एक निश्चित उम्र के बाद प्रकृति के द्वारा ये दी गई शरीर में प्रत्येक अंगों की कार्यप्रणाली धीरे धीरे डाउन होने लगती है। ठीक उस तरह जैसे एक पेड़, एक बीज आप बोते हैं, एक नन्हा अंकुर निकलता है, बहुत खुशी आपको होती है, धीरे धीरे वो पौधा होता है, पौधे से फिर धीरे धीरे वो वृक्ष बनता है, वृक्ष से सीधे एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है और कई सालों तक वो आपको फल फूल देता है, आप उसका उपयोग करते हैं। लेकिन एक निश्चित समय के बाद
उसमें फल फूल आने बंद हो जाते हैं, पत्तियां सूखने लगती हैं, तना सूखने लगता है और अंत में पेड़ आपका सूख जाता है और फिर वो गिर जाता है, निष्प्रयोजन हो जाता है। यहाँ तक कि आपको पता है कि हरे पेड़ को काट करके ही उसकी लकड़ियाँ यूज की जाती हैं। अगर सूखा पेड़ हो गया तो सिर्फ जलाने के काम आता है। और जब पेड़ की पत्तियाँ सूखने लगें, किसी भी आप डॉक्टर को बुला करके उसके तने में आप जो भी दवा खाद पानी दें, लेकिन उसकी एक निश्चित आयु सीमा के बाद फिर उस पर कोई भी काम बाहरी तरीके का, चाहे वो एंजाइम्स हो, चाहे हार्मोन्स हो, चाहे दवा हो, काम नहीं करती है। उसी प्रकार प्रकृति ने हमारे शरीर में प्रत्येक अंग की एक निश्चित आयु सीमा बना दी है और वो एक कंप्रोमाइज आयु सीमा है। रेयर केसों में, रेयर केस का तात्पर्य यह है कि अपवाद जिसको आप कह सकते हैं, अपवाद में हमारे कई ऐसे साथी हैं जो देश में जो लगभग 90 के आसपास हो चुके हैं, 100 के आसपास हो चुके हैं और उनके सभी अंग अच्छे काम कर रहे हैं बिना औषधि के। और बहुत से ऐसे हैं जो औषध के साथ अपने आप को मेंटेन किए हुए हैं। लेकिन जहाँ तक अंगों के कार्य करने की उम्र है, ये 50 और 60 वर्ष के बीच में हर अंग की कार्य क्षमता अपने नेचुरल फिनोमिना से डाउन होने लगती है। हम उनको दवाओं से कुछ समय तक रोक सकते हैं, काफ़ी समय तक रोक सकते हैं, लेकिन जब बिल्कुल से हम ये कह दें कि जैसे मेरी आँख खराब ही हो गई और फिर हम दवा करना शुरू करें तो हम आँख कैसे हटाएंगे? चश्मा हटा सकते हैं, ये सवाल ये बताता है कि आदमी चश्मा लगा रहा है, और अगर वो चश्मा लगा रहा है तो पावर को धीरे धीरे कम करने के लिए, यानी पावर, आँख की पावर बढ़ाने के लिए और चश्मे को हटाने के लिए आप S12 का प्रयोग कितना मात्रा में करेंगे, ये रोगी के कंडीशन को, उसकी शिकायत को सुनने के बाद ही तय किया जा सकता है कि हम S12 के साथ अन्य कौन कौन सी दवाओं को इसमें लगाएंगे। मैं समझता हूँ कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे और आँख की परेशानियों को जब इत्मीनान से लिखेंगे या उस रोगी से मुझे बात कराएंगे तो मैं इसमें बताऊंगा। जैसे डॉक्टर आरिफ ने अपनी आँख की परेशानी मुझे बताई थी बहुत विस्तार में, उनके एक साथी ने और हमको राजस्थान से ही बताया था, तो जो मैंने प्रिस्क्रिप्शन उनको दिया था उससे उनको लाभ हुआ। अब एक प्रिस्क्रिप्शन, हाँ एक बात यहीं पर मैं और भी कह दूँ, थोड़ा सा अभी अचानक मुझे याद आ गया, हमारे YouTube चैनल पे या जनरल क्लास में जो फार्मूले मैं आपको बताता हूँ ये एक सामान्य फार्मूले हैं। सामान्य फार्मूलों का तात्पर्य यह है कि हमने एक कॉमन फार्मूला बनाया और कह दिया कि इस रोग में ये दिया जा सकता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमारे कई साथी कहते हैं सर आपने इस रोग पर YouTube में आपने ये बोल दिया था और फिर आपने, जब मैंने आपको रोगी प्रस्तुत किया तो आपने फार्मूले में ये बताया। देखिए, हमने जो आपको फार्मूला YouTube पर बताया या हम इस समय क्लास के बता रहे हैं, ये हमारा एक मानक है कि हम इस मानक के आधार पे या इस मानक के रेशियो पर हम इसको करेंगे। मिस्टर आरिफ मोहम्मद कह रहे हैं सर मेरे पास काफ़ी लंबे समय से स्किन के और गांव के पेशेंट और इलेक्ट्रॉन पत्ती से मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूं और मुझे सफलता मिल रही है। जो मुझे सफलता मिल रही है आपका ही आशीर्वाद है। इलेक्ट्रॉन, ये मैं नहीं समझ पाया क्या लिख रहे हैं, ये ज़रा इनका पढ़ना पड़ेगा कि इसके, और मैं इलेक्ट्रॉन पत्ती से आपका क्या तात्पर्य है, मैं खुद नहीं समझ पाया आपकी भाषा को। इसको बाद में आप क्लियर कर दीजिएगा कि आप इलेक्ट्रॉन पत्ती से कोई स्किन डिजीज, आपने किसी रोग पर आपने कोई प्रयोग किया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पत्ती में नहीं समझ पाया। तो मैं आपको बता रहा था कि जो हमारा एक फार्मूला है वो कॉमन फार्मूला है, और जब आप रोगी से हमारी बात कराते हैं, रोगी से हमारा वीडियो कॉल कराते हैं, तो रोगी की शिकायतों से हमको कुछ संबंधित और अंग मिल जाते हैं, फिर हम थोड़ा सा दवा में चेंज करते हैं। इस नाते आप मेरे जैसे मान लीजिए किताब में मैंने कोई फार्मूला आपको लिख दिया, तो किताब में जो फार्मूला मैं आपको प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में लिख रहा हूँ वो उस पर्टिकुलर रोग के लिए एक पर्टिकुलर एक सिंबल है फार्मूले का, लेकिन उसके साथ आपको अपना दिमाग लगा करके अन्य एसेसरी ऑर्गन्स के कुछ दवाओं को लगाना ही पड़ेगा। ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में जान जाएंगे। और डॉक्टर R.S. शुक्ला नैनी से आज मैंने इन्हीं के सर्वोत्तम सवाल को चुना भी था कि इन्होंने चर्चा में पूछा था कि रनर CNS क्या है। एक्यूट और क्रॉनिक CNS में आप सब जान रहे हैं, हमारे कई साथियों ने पूछा CNS क्या है, CNS क्या, और CNS पे ही इतना बवाल हुआ। CNS पे ही हमारे एक साथी नाराज़ हो गए और इतनी लंबी चौड़ी कमेंट के बाद हमको अपने
व्हाट्सएप ग्रुप को डिलीट करना पड़ा, फिर से आपको ग्रुप बनाना पड़ा। ग्रुप से मुझे याद आया कि जो मैंने ग्रुप फिर से रिव्यू किया है, उस ग्रुप में मैंने आपको लिंक भेजा है। इस बार मैं आपको नहीं जुड़ रहा हूँ, आप हमसे जुड़ रहे हैं। मैंने लिंक भेजा है, आपकी इच्छा है कि आप हमसे जुड़ें या ना जुड़ें। जो हमसे जुड़ रहे हैं वो उनको मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये हमारे क्लास के सुनने के श्रोता हैं और इच्छुक हैं। पहले मैंने सारे डॉक्टरों को जोड़ दिया था जितने मेरे मोबाइल कॉल कॉन्टैक्ट में थे, और उनमें से तमाम लोग लेफ्ट कर जाते थे, तमाम लोग कुछ उल्टी प्रतिक्रिया देते थे। अब इस ग्रुप में मैंने आपको सिर्फ लिंक शेयर किया है, आपके जुड़ने पर प्रतिबद्धता नहीं की है कि आप जुड़ ही जाएं। आपकी इच्छा हो तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ें, आपकी इच्छा हो तो आप ना जुड़ें, आप उस लिंक को ज्वाइन ना करें। इस नाते अब जो लोग मेरे ग्रुप में आ रहे हैं वो एक अपनी स्वेच्छा से और मुझे सुनने के दृष्टिकोण से मेरे क्लास में आएंगे। अभी मैंने सिर्फ एक ग्रुप बनाया है और दूसरा ग्रुप कल से फिर सक्रिय कर दूंगा, तीसरा भी सक्रिय कर दूंगा, क्योंकि सारे तीनों ग्रुपों को मिला करके जितने लोग हैं उन सबको मैं सादर आमंत्रित करूंगा। लेकिन ये आपकी इच्छा है कि आप मेरे साथ जुड़ें या ना जुड़ें। मैं किसी भी व्यक्ति को अपने तरफ से ऐड नहीं करूंगा, आप स्वयं ऐड होना चाहें तो उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो CNS पर, जैसे CNS हमने बनाया था कि CNS एक कंट्रोलिंग मेडिसिन है आपके बॉडी पर। दो तरह का ये कंट्रोल करती है, एक तो जो दवाएं आपको दी जा रही उन दवाओं की क्रियाशीलता, उनकी कार्यशैली पर अपना नियंत्रण करती है, और दूसरी आपको मानसिक तौर पर शांति प्रदान करती है, आपको उस रोग से दूर हटाती है और आपको अपने नित्य दैनिक कार्यों में बिल्कुल फ्रेश मूड से बनाए रखने का काम भी CNS करती है। CNS हमारी जो 3 तरह की हैं, एक्यूट आप समझ रहे हैं, तुरंत आया हुआ रोग, लगभग 1 सप्ताह 2 सप्ताह, बस अधिकतम 15 दिन के रोग को हम एक्यूट मानते हैं। हमारे अपने प्रयोग में अन्य चिकित्सा पद्धतियां एक्यूट में क्या मानती मैं नहीं जानता। हम एज ए इलेक्ट्रोहोपैथिक फिजिशियन 15 से 20 दिन के बीच के रोग को हम एक्यूट में लेते हैं, और 20 दिन से लगातार ऊपर चला जाए, 6 महीने 2 साल 5 साल, वो हमारा क्रॉनिक हो जाता है। अब रनर क्या है? रनर ये है कि रोगी आया, उसको चोट लग गई है, आपने उसकी ड्रेसिंग के लिए दवा दे दिया या ड्रेसिंग कर दिया, कहीं कट फट गया, या रोगी को आज ही बुखार चढ़ा है और 2 दिन बाद उतर गया, तो आज ही जिसको बुखार चढ़ा है वो रनर हो गया। इसको ध्यान से सुनिएगा। लगभग 72 घंटे के अंदर के रोग को हम रनर में लेते हैं। 72 घंटे के रोग को, 72 घंटे से लेकर के 20 दिन के रोग को हम एक्यूट में लेते हैं, और 20 दिन से आगे के रोग को हम क्रॉनिक में लेते हैं। तो रनर मिस्टर पिनाकी गराई सर जी आपका ये लिखा हुआ है। पिनाकी गराई जी ने स्पॉन्डिलाइसिस में भी हमसे चर्चा करने की बात की थी। मैंने सब नोट कर लिया है, सीरियल से मैं एक एक रोग को उठाऊंगा, क्योंकि आज ये CNS और रनर CNS की बात थी, तो आज पहले इस पर हो ले। आप प्रतीक्षा करें, वैसे मैंने स्पॉन्डिलाइसिस का एक क्लास ले रखा है, आप सर्च करेंगे तो आपको क्लास मिल भी जाएगा। तो रनर CNS आपकी बिल्कुल ताज़ी घटने वाली घटना पर है। जैसे आपने कहा कि आपको प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो रहा है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज होने के कई कारण हो सकते हैं, मैं अगर उस पर चर्चा करूंगा तो आज का क्लास लंबा हो जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड के इनलार्ज होने में जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड इतनी जल्दी इनलार्ज नहीं हुआ होगा, उसके तमाम कारण बने होंगे, उम्र का काज भी बना होगा, सेक्सुअल एक्टिविटी भी कारण काज बनी होगी, आपके खान पान पर भी काज बना होगा, यूरिनरी ब्लैडर भी उस पर कुछ इन्वॉल्व हुआ होगा, कोई उसका भी काज उस पर जुड़ा होगा, तमाम कारण हो सकते हैं। अब ये कारण इतनी जल्दी नहीं बने होंगे, इस कारण ये आपका क्रॉनिक डिजीज माना जाएगा, एक्यूट नहीं माना जाएगा, और ना ही ये रनर माना जाएगा। रनर में सर्दी खांसी जुकाम, आपको तुरंत जुकाम हुआ, आप डॉक्टर के पास पहुंच गए तो रनर हो गया। आपकी आंखों में कोई दिक्कत आ गई, आप तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच गए, वो आपका रनर हो गया। आपके कान में कोई चीज चली गई, आपको पेन हो रहा है, वो रनर हो गया। लेकिन अगर आपको फोड़ा निकल आया है तो फोड़ा आपका 2-4 दिन का होगा, वो आपका एक्यूट हो गया। लेकिन अगर वहीं पे एक्जिमा हो गया, जो लगातार 3 महीने से आप खुजला रहे हैं, पानी निकल रहा है और पंछा निकल रहा है, फिर सूख रहा है, चमड़ा फट रहा है, वो आपका क्रॉनिक हो गया। तो मैं समझता हूँ कि एक्यूट, रनर और क्रॉनिक में ये अंतर आप सबकी समझ में आ गया होगा। और
दिन में हमारे एक वरिष्ठ साथी ने एक सवाल किया था कि हम औषधियों के प्रयोग के समय खटाई खाने को क्यों मना करते हैं। चूँकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ एंजाइम्स हैं और एंजाइम्स एक निश्चित पीएच मान पर काम करता है, तो जो खट्टा होता है वो एसिड होता है और एसिड का जो एसिडिटी होती है उसका पीएच मान बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा का मतलब उसका वो खटाई ज़्यादा होती तो पीएच मान पीएच 1 से लेकर के पीएच 3 तक जो होता है, इस पीएच वैल्यू पर खटाई का जो पीएच मान निकलता है वो हमारे बॉडी के एंजाइम्स के पीएच मान से टैली नहीं कर पाता है। इस नाते हमारी औषधियाँ कम काम करने लगती हैं। इस नाते एंजाइम्स के पीएच मान से टैली करने वाले के अपर ग्रेड पर हमारी औषधियाँ तेज काम करती हैं। इसी कारण से हम खटाई को रोकते हैं कि खट्टे को अगर आप खा लेंगे या खटाई सिरका आप खा लेंगे या आम का अचार खा लेंगे या इमली खा लेंगे तो हमारी जो पीएच वैल्यू है वो टैली नहीं करेगी। इस नाते दवाओं के काम करने में थोड़ी सा हमको दिक्कत आती है। आज हमारे एक साथी ने लिखा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ न तो इलेक्ट्रिसिटीज़ हैं और ना ही वो मेडिसिन हैं। इस कारण उनके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ इस पर 2 लाइन कहूँगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ एंजाइम्स हैं, ये सर्वविदित है। एंजाइम्स की अपनी कार्यप्रणाली है, एज ए कैटालिस्ट, ये भी सर्वविदित है। इस कारण इस पर यह अध्ययन किया जाना बहुत आवश्यक है कि इलेक्ट्रिसिटीज़ और मेडिसिन दोनों के कार्यप्रणाली में अंतर क्यों है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटीज़ को हम ज़्यादा दिन काम अगर लेते हैं तो फिर हमारे विभिन्न औषधियों के कार्य में दिक्कत आती है, तो हम इलेक्ट्रिसिटीज़ के प्रयोग को कम से कम करते हैं। इस नाते अभी इस पर अध्ययन की और शोध की आवश्यकता है और मैं अपने उस सीनियर साथी से अनुरोध भी करूंगा कि आप कृपया इस पर सभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथियों का मार्गदर्शन करें। आप ये कह करके ट्रेन को आगे ना बढ़ा दें कि देयर इज़ नो नीड ऑफ स्टडी on the electricities and medicine because these are not electricities and not medicine. We very well know these are enzymes, but why these are two different quality are seen in electrohomeopathic medicine in the duration of treatment. मैं समझ सकता हूँ इस बात को और आप भी इस बात को समझें और इस पर हमारे युवा साथियों का जो मनोबल है उसको आप बढ़ाने का काम करें। मैं समझ सकता हूँ कि आप उम्र के इस पड़ाव में हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में अब आप ज़्यादा चिंतन मंथन नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि चूँकि आपने ऐसा लिखा है हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि एक बार आप इस पर चिंतन मंथन जरूर करें। तो बस रफ़ीक उड़ीसा से मिस्टर रफ़ीक हैं, इन्होंने लीवर स्वाइल पर और फेस्टुला पर मुझसे एक फार्मूला पूछा था और इन्होंने लिखा है कि मैं बिल्कुल सर ठीक हूँ और अभी दवाएं कितने दिन तक चलनी चाहिए। तो रफ़ीक जी, अभी आप 1 सप्ताह दवा और कर लें, फिर मुझे बताएं कि क्या स्थिति है आपकी। हमारे एक साथी कुछ लिख रहे हैं, मिस्टर चंद्रशेखर शुक्ला लिख रहे हैं, सर एक्यूट केस में अधिक और क्रॉनिक मेडिसिन में कम देने का काम है सर, ऐसा क्यों? चलते चलाते यद्यप मेरा समय समाप्त हो रहा था, लेकिन चंद्रशेखर जी ने सवाल थोड़ा सा घुमा दिया और मुझे रोक दिया। देखिए, मैंने आपसे पहले सभी को कहा है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कम और ज़्यादा का सवाल औषधि देने का क्रॉनिक और एक्यूट के आधार पर नहीं है। कम और ज़्यादा देने का जो सिद्धांत है एक्यूट और क्रॉनिक में, ये अन्य चिकित्सा पद्धति का है और हमें अन्य चिकित्सा पद्धतियों की बैसाखी पर नहीं चलना है। सपोज कीजिए कि आपके पास एक्जिमा का कोई रोगी आता है और पिछले 2 साल से वो एक्जिमा से बहुत पीड़ित है और जब आपके पास आता है तो भी उसकी जो कंडीशन है वो बहुत जलन है, तीव्र है, पानी उसमें से निकल रहा है, पेशेंट परेशान है और ये परेशानी वो 2 साल से झेल रहा है। तो आप क्या करेंगे? आप क्रॉनिक में आएंगे तो आप दवा कम देंगे क्या? जी नहीं। हमारे रमाशंकर जी कहा करते थे कि अनिल, अगर रोगी तड़पता हुआ आए
रोग बढ़ा हुआ लगे, रोग की कंडीशन भीषण लगे तो दवाओं को मुट्ठी मुट्ठी भर देना होगा, मुट्ठी मुट्ठी भर देना होगा, ऐसे हम लोगों को सिखाते थे। क्योंकि तब हम लोग 20 नंबर की टैबलेट को लगभग 50 गोली कम से कम 30 ml में घोलते थे। तो वो कहते थे ना ना ना, दवाओं को मुट्ठी मुट्ठी भर देना होगा। यानी उसका तात्पर्य, अब वो उनकी भाषा थी, हमारे आदरणीय गुरुदेव थे, मैं उनको नमन करता हूँ। उनके हर सिद्धांत को जब मैं शोध और मंथन करता हूँ तो मुझे लगता है कि वास्तव में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सच्चे अनुयायी वही थे जो ये सोचा करते थे कि इसमें क्या करना है। यानी कि एक्यूट और क्रॉनिक में रोग की गंभीरता को देखते हुए उसका डोज तय करना है। क्रॉनिक में आप कम देंगे तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ बिल्कुल काम उस स्टैंडर्ड पर नहीं करेंगी। अगर वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ हैं तो, अगर वो किसी अन्य चिकित्सा पद्धतियों के बैसाखी की बनाई गई बंद शीशियों में मेडिसिन है तो मैं उनकी बात नहीं करता। मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के कोहवेशन विष से बनाए गए स्पेजिक एसेंस के ट्रांसपेरेंट, हार्मलेस, क्लियर, अगर वो दवा आपको मिली D3 की तो उसकी दवा को आपको रोगी को रोग को देखते हुए, अगर रोग बढ़ा हुआ है तो आप 30 बूंद से लेकर के 60 बूंद तक प्रयोग कर सकते हैं। और रोगी जब कवर होने लगे, जब रोगी को ये लगे, मान लिया आपके पास रोगी आया और आपने पहली डोज आपने उसको 50 बूंद दे दिया और 7 दिन बाद आपने रोगी को बुलाया, 7 दिन बाद अगर रोगी आता है, कहता सर मुझे अब लाभ बहुत अच्छा लग रहा है, तब आप डोज को घटाना शुरू कर दीजिए। मेरा फार्मूला ये है, मैं कम से ज़्यादा नहीं चलता, मैं ज़्यादा से कम की ओर आता हूँ। और ज़्यादा से कम देने का तात्पर्य यह है कि फिर हमारी एंजाइम्स धीरे धीरे कम आवश्यकता होती है और फिर वो अपने आप को उसी पे इस्टेब्लिश कर लेती हैं। कल मैं आपसे चर्चा करूंगा क्योंकि जो 3rd स्ट्रेन या 3rd फेज ऑफ कोरोना वायरस का, जिसकी बड़ी चर्चा है कि वो बच्चों की तरफ अग्रसर होगा, तो आप सब लाइन पर रहिएगा। कल मैं बच्चों के प्रिकॉशन के लिए, प्रिवेंटिव मेडिसिन के लिए मैं इस पर चर्चा करूंगा कि आप समाज के लिए आने वाले 3rd स्ट्रेन में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।